हेलो नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में, डायरेक्ट हम इस प्रश्न को विश्लेषित कर लेते हैं। जिसमें पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने से पहले ही देश भर में बहुत प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण जो है वो तनावपूर्ण हो चुका था। जैसे कि आर्थिक रूप में 1929 में महान मंदी आ गई थी, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं। उसने भारतीय कृषि, व्यापार, उद्योग, इन सब की स्थिति को बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव उस पर डाला था। विशेष करके जो कृषक समूह थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुके थे और उनमें संवेदन शून्य सरकार जो थे उसके प्रति बहुत ही क्षोभ व्याप्त हो गया था। यानी एक इसकी भूमिका ये इसकी है 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन, जिसके कारण से सबकी स्थिति बेकार हो गई थी। इसके अलावा क्रांतिकारी आतंकवादियों पर चल रहे लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस मतलब कि लाहौर अधिवेशन पे जो लेजिस्लेचर था, सेंट्रल असेंबली था, उसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो है वो जा कर के सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंक दिए थे, जिसका मेन उद्देश्य था कि बहरी सरकार को सुनाना और अपना प्रचार जो है इस प्रकार से करना। तो वो केस चल रहा था क्रांतिकारी आतंकवादियों पर। इनको क्रांतिकारी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। तो उस पर चल रहे लाहौर षड्यंत्र केस और वामपंथी नेताओं पर जो मेरठ षड्यंत्र केस चल रहा था, उनकी स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण और अशांत बना दिया था। उस समय राष्ट्रवादी जनमत की मूलभूत मांग स्वराज के संबंध में थी। जो वायसराय कोई महत्वपूर्ण व निर्णायक आश्वासन नहीं दे पा रहा था कि स्वराज दें कि ना दे, डोमिनियन स्टेटस कह रहे थे यूरोपियन देने के लिए। ऐसे ही तनावपूर्ण राजनीतिक वातावरण में रावी तट पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन आरंभ हुआ और यहाँ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया। पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया एवं स्वराज के लिए संघर्ष का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया। तो इस तरीके से शुरुआत हो रही धीरे धीरे लाहौर अधिवेशन के बाद। पहले 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन, फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हो गई लाहौर अधिवेशन में। सरकारी हिंसा एवं जनहिंसा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इससे पहले गांधी ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा और कहा कि प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने की स्थिति में आंदोलन आरंभ नहीं किया जाएगा। इस 11 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या था कि पूर्ण मद्य निषेध यानी कि शराब पर निषेध, दूसरा रुपए की विनिमय दर घटाना, तीसरा भू राजस्व में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन, विदेशी कपड़े से रक्षात्मक कर हटाना, सरकारी खर्च में कटौती, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ना, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के अधिकार, सैनिक व्यय में 50% की कमी एवं गुप्तचर पुलिस की समाप्ति। ये 11 सूत्रीय मांग रखे गए इरविन के सामने, सरकार के सामने। पूर्ण स्वराज की मांग के अवसर पर राजनीतिक सामाजिक सुधारों की सूची बनाने की गांधी जी की नीति की तीव्र आलोचना हुई और सरकार ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। इरविन ने जो है 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार कर दिया। अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने दांडी अभियान से किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की ओर प्रस्थान किया और 6 अप्रैल को कानून भंग किया, नमक कानून तोड़ दिया। 6 अप्रैल 1930 को 240 किलोमीटर की सफ़र तय करने के बाद। वस्तुतः दांडी अभियान द्वारा गांधी जी ने क्रांतिकारी जन आंदोलन पर नियंत्रण कर लिया और तीन कीमती सप्ताह नष्ट कर दिए। यानी कि करीब करीब उनको 7-21 यानी कि कितने दिन लग गए थे इसमें, तो 24 दिन लग गए थे, यानी कि लगभग 3 सप्ताह, हम कह लें 24 दिन इनको लग गए इस दांडी मार्च में। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक काउंट करें तो 24 दिन में 240 किलोमीटर का सफ़र तय किए, 10 किलोमीटर पर डे। सरकार ने भी परोक्षतः इसे प्रोत्साहित ही किया, जिससे
जनांदोलन की धार मंद पड़ गई। लेकिन इस आंदोलन से देश में न सिर्फ पिछड़ा तबका जागृत हुआ, अपितु जन आंदोलन की जबरदस्त लहर फैल गई, यानी सब लोग इससे जुड़ गए। गांधी जी ने सीमित एवं अहानिकारक सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना तैयार की, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन, क्या क्या शामिल था इस सविनय अवज्ञा में, तो पहला नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना, ये सारी चीज़ें शामिल थीं, जिसमें महिलाओं ने भूमिका निभाई थी। परंतु बहिष्कार का आंदोलन ने इस सीमा को पार कर लिया तथा बहिष्कार का आंदोलन काफ़ी सफल रहा। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। चटगांव, पेशावर एवं शोलापुर में कांग्रेस के नाम पर हिंसक घटनाएं हुईं। सरकार ने कठोर दमनकारी नीति का सहारा लिया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, कई कठोर अध्यादेश जारी कर दिए गए, फिर भी जन आंदोलन का उबाल धीमा नहीं पड़ रहा था। उस समय क्रांतिकारी लोग भी सक्रिय थे, इसलिए गांधी जी अंदर गए तो काफ़ी लोग बाहर सक्रिय भी थे। आंदोलन की व्यापकता से यूरोपीय व्यापारी, अधिकारी, गांधीवादी नेता भी घबरा गए। इस प्रकार दोनों पक्षों की मनः स्थिति के अनुकूल गांधी इरविन समझौता के द्वारा आंदोलन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया। मतलब गांधी इरविन समझौता हो गया, अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। फिर समझौते की शर्तों द्वारा सरकार दमन की कार्रवाई रोकने एवं अहिंसक राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए, जहां तथाकथित रूप से भारतीय हितों के संरक्षण और भारतीय उत्तरदायित्व की गारंटी की व्यवस्था की बात होनी थी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया, लेकिन विभाजनकारी और सांप्रदायिक शक्तियों के कारण यह सम्मेलन विफल रहा, क्योंकि इसी सम्मेलन में जो है अंबेडकर ने दलित की मांग रखी, दलित आरक्षण की, और राजनीतिक रूप से उनको आरक्षण मिल सके, इसकी मांग रखी थी। और मुसलमान में जो हैं वो भी अपना मांग रख रहे थे कि अलग से उनको निर्वाचन में अलग से उनको अधिकार कुछ विशेष प्रकार का मिले, निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग कर रहे थे दलित और मुसलमान दोनों। इसलिए सम्मेलन जो है विफल रहा था। इंग्लैंड से लौटकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। इस बार सरकार ने पहले से अधिक दमनकारी नीति अपनाई थी। दूसरी ओर राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए जुलाई 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलित जातियों राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, यानी एकता को तोड़ने के लिए, जुलाई 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलित जातियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। यानी राष्ट्रवादिता, एकता को तोड़ने के लिए दलित और मुसलमान दोनों के जो अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था थी उसको मान लिए थे मैकडोनाल्ड, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन कर दिए। इसके पश्चात पूना पैक्ट द्वारा सम्मिलित हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों की बात बरकरार रही, लेकिन दलित जातियों हेतु सुरक्षित स्थानों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। आगे गांधी जी हरिजन उद्धार कार्यक्रम में संलग्न हो गए। परिणामतः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा, लेकिन यह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 1934 में यह आंदोलन पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, सविनय अवज्ञा। यद्यपि यह आंदोलन स्वराज को पाने में असफल रहा, लेकिन इसके द्वारा कांग्रेस ने सरकार को बार बार चुनौती दी। सरकार को कांग्रेस के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करनी पड़ी। यह इसका महत्व बता रहा है। यह क्षेत्र एवं वर्ग के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। इसमें कृषक, मजदूर, छात्र, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मणिपुर, नागालैंड जैसे सुदूर पूर्व में भी यह आंदोलन चला। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे जारी रखा। इसने समाज सुधार का आयाम भी ग्रहण किया। कांग्रेस ने स्त्रियों एवं दलितों की स्थिति सुधारने में रुचि ली, तो ये सब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है।
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि स्वराज नहीं मिला, मगर यह आंदोलन जनता का और अधिक राजनीतिकरण करने एवं राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधारों को और अधिक मजबूत बनाने में सफल रहा। तो ये इस प्रकार से इसका विश्लेषण हो गया महात्मा गांधी की भूमिका का। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।